तो आप गए नहीं। हाँ, हो फिर नहीं गया। बैंकिंग में कैसे आए? बैंकिंग में यार ऐसे आ गया कि बस आ ही गया। मैं आपको बताता हूँ कि आई वाज, जब हम देखते हैं ना अब इस वक्त इंडस्ट्री को, तो सारी की पोजीशंस पे और खुशहाली बैठे हुए हैं। हाँ। अब मैं फैमिली लेके नारोवाल चला गया। मैं अपनी मियाँ वाली भी फैमिली रखी, नारोवाल भी फैमिली रखी। तो बस वो एक ही इंटरव्यू दिया, तो जिंदगी में 3 ही इंटरव्यू दिए टोटल। 3 जॉब है, 3 इंटरव्यू दिए। तो बहुत एक डाउनफॉल आया हुआ है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर पे। इसकी क्या वजह है? क्योंकि आप तो यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो इसकी क्या रीजंस हैं? हमसे अपने कस्टमर संभालने नहीं गए, कस्टमर ने हमें डिच कर दिया, हमने उनको ओवर इंडेप्ट कर दिया। पर्सनैलिटी का फ्लॉ नहीं होता कि या बिल्कुल ही नरम हो या बिल्कुल ही एग्रेसिव हो जाता है एक बंदा, ठीक है? तो आपकी पॉपुलैरिटी बहुत है टीम्स में। मैं जब स्टेज पे आता है तो नजर आता है कि उसकी टीम बहुत ज्यादा क्लैप कर रही होती थी, बहुत ज्यादा शोर मचा रही होती थी। खिजर जब खड़ा है तो लोग इर्द गिर्द आ रहे हैं, तस्वीरें, पॉपुलैरिटी। अच्छा खैर, ये तो जनाब, ये तो कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की बातें, तो बात करें तो बातें निकलती रहती हैं, वो कोई नहीं। अच्छा, फिर आपने फिर बैंकिंग कब ज्वाइन की? फिर चले डायरेक्टली मैं आ रहा हूँ कि फौज तो आप गए नहीं। हाँ, हो नहीं गया। बैंकिंग में कैसे आए? बैंकिंग में यार ऐसे आ गया कि बस आ ही गया। मैं आपको बताता हूँ कि आई वाज इन माय मास्टर्स, फैसलाबाद में था, और मेरा अभी 3rd सेमेस्टर था, थीसिस वगैरह रहता था। उन दिनों में ये इसकी खुशहाली बैंक की कुछ सीट्स आई, तो खुशहाली अपने बैचेस ले रहा था बिल्कुल शुरू के दिन। इट वाज द ईयर ऑफ 2002। तो उससे पहले उसके कुछ 5-7 बैचेस आ चुके थे। नया था, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर शुरू हो रहा था, और इन्होंने लाइसेंस वगैरह 2000 में खुशहाली बैंक ऑर्डिनेंस के तहत बना था। तो आई तो बस मैंने भी अप्लाई कर दिया। एक उस टाइम पे ना, आप भी स्टूडेंट रहे हो, यू नो के जब आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली होती है तो एक बड़ी गपशप और एक हाइप क्रिएट होती है कि जी नौकरियां ढूंढें, बड़ी बेरोजगारी है आगे, ये ना हो कि फिर मतलब लेट हो जाए। तो सारे कहीं ना कहीं अप्लाई करना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं। तो बस मैंने भी अप्लाई कर दिया कि यार उसमें। तो उसके बाद वो एक कॉल आ गई टेस्ट के लिए। तो उस वक्त ना बड़ा माशाल्लाह स्टैंडर्ड था खुशहाली। IBA का एक टेस्ट होता था, रिटर्न हुआ कैंडिडेट्स के लिए, वो रिटर्न टेस्ट था, वो क्लियर कर लिया। अच्छा, रिटर्न टेस्ट के बाद फिर उसका आया इंटरव्यू का मरहला। अच्छा, तो इंटरव्यू आप देखें कि एक इनिशियल लेवल की पोजीशन, ऑफिसर लेवल की, सेल्स ऑफिसर, उसको CSO कहते थे, कस्टमर सर्विसेज ऑफिसर। उस लेवल की पोजीशन के लिए इंटरव्यू लेने के लिए उनके सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बैठे थे। हेड ऑपरेशंस वहां पे उमर फारूक साहब बैठे थे, हेड HR जाहिद रजा थे, वो बैठे हुए थे, और हेड जो थे ना रिस्क, ख्वाजा फरहान कदीर, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, वो बैठे हुए। ये 3 बंदे तो इंटरव्यू में थे, और एक का रोल भी तो 3 से 4 बंदों का वो जिसको मैं इंटरव्यू दे रहा था। अब इंटरव्यू शुरू हुआ, नंबर मेरे सामने, रिटन टेस्ट भी, CV भी उनके पास। तो गपशप होती रही मुख्तलिफ चीजों पे। तो मुझे जो चीज उस इंटरव्यू की 2 चीजें याद आती है ना, वो था ख्वाजा फरहान लाहौरिये। ख्वाजे आपको पता है बड़े मिजाजिया और ज़्यादा आदमी होते हैं, और बड़ा खूबसूरत पर्सनैलिटी, गोरा चेटा जवान। तो वो ऐसे थे, उनके जब नंबर आया ना तो कहते हैं, अच्छा मिस्टर गेजर, मुझे ये बताएं कि आपने लिखा हुआ है कि MSc कंटिन्यू ना, MSc ऑनर्स कंटिन्यू। जी मैंने कहा मैं 3rd सेमेस्टर चल रहा है, थीसिस है, और कहते हैं यार वो तो ठीक है, बट आपकी MSc कंटिन्यू है, पेरेंट्स ने आपको PhD करने के लिए क्यों डाल दिया है? अच्छा, मैं हैरान हुआ, आई कांट अंडरस्टैंड, प्लीज सर एक्सप्लेन क्या हो। तो कहते हैं यार आपने नीचे ये भी लिखो, यू आर मैरिड। तो आप PhD कर रहे हैं, आपको पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो रहा, आपकी शादी होगी। और फिर मैं समझा कि वो किस, तो मैंने कहा मास्टर्स में आप मैरिड थे? मेरी 3rd सेमेस्टर में स्टार्ट में शादी हो गई थी। और ये कौन सा सन था? ये 2001, नवंबर 2001। और डिग्री, ये मैं जो इंटरव्यू बात करूं ये अगस्त 2002 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो 7-8 महीने मेरी शादी हो चुके थे। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा फरहान साहब बात ये है कि हम ना हैं तो आर्मी से घूम रहे हैं, शहरों में रहते हैं, बट पीछे से विलेजर्स भी हैं, और मैं बड़ा बेटा हूँ अपने मतलब पेरेंट्स का। तो बस उनकी ख्वाहिशात थी, उन्होंने नौकरी शोकरी तो वो नहीं देखी, उन्होंने कहा जी हमने खुशियां देखनी है और बड़ा बेटे, और बस कर दी उन्होंने शादी। तो मैंने भी लबैक कह दिया, तो शादी हो गई है। तो शादी का पढ़ाई कंप्लीट करने से ही चाव से तलक नहीं है हमारे खातों में, तो हो गई शादी। अब उसके नसीब से रिस्क भी अल्लाह दे देगा वो। तो बस फिर वो ना अच्छा ना बड़ा पावरफुल इंटरव्यू था, इसलिए उनके मुझे ना एंड पे फारूक साहब, उमर फारूक जो हेड ऑपरेशंस थे, उस इंटरव्यू टीम को लीड भी कर रहे थे।
एक क्वेश्चन उन्होंने ये भी किया था कि यार आपकी मैरिड है तो ये ना हो कि हम आपको अफगानिस्तान भेजें तो आप चले जाएंगे वहां पे, कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं होगा। तो मैंने उनको कहा कि आप तो अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, मेरे फादर सिर्फ 6 मंथ के मैरिड थे 67 में, अरब इसराइल वार स्टार्ट हुई और उन्होंने पाकिस्तान से मदद मांगी। जॉर्डन के उस वक्त शाह हुसैन थे और वो पाकिस्तान के बड़े दोस्त थे, करीबी थे, तो उन्होंने कुछ मदद के मांगी इसराइल के खिलाफ। तो यहाँ पे फिर वॉलंटियर कॉल हुई कि एनी वॉलंटियर जो जाना चाहे वो खुद बताए। तो ही वाज द वन जिन्होंने सबसे पहले अपने कदम आगे बढ़ाए कि आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू फाइट फॉर द कुद्स। और वो उन्होंने तो उस वक्त ये नहीं देखा कि 6 महीने शादी हुई और मैं चला जाऊंगा और फिर पत्नी वापस आऊं ना आऊं या तो मैंने कहा हम तो वो लोग हैं, तो मुझे तो कोई इशू नहीं होगा अफगानिस्तान जाए या कहीं भी भेज दें आप। तो ये शायद उन्हें चीजें क्लिक कर गई। तो एंड में वो कहते हैं कि वी हैव अ हिडन पॉलिसी कि हम मैरिड बंदे को नहीं रखेंगे क्योंकि इनिशियल बैचेस हैं और हमने बड़ा आपको मुजाहिद बनाना है, कभी यहाँ कभी वहां टोरना है, तो फिर शायद ये मैरिड आदमी के लिए मुश्किल हो। बट वी आर कंपेल्ड आपसे गपशप करके कि आपको हमने रखना है जिंदाबाद। तो दैट वाज ये मेरा पहला इंटरव्यू था जिंदगी का। तो 2-4 इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने भी थोड़े दिए। अच्छा मैं भी इंटरव्यू में मैं अपना भी बताऊंगा। अच्छा एक तो ये जितने भी सुनने वाले लोग हैं ना इस टाइम, ये नस्ल आजकल भी क्योंकि फलस्तीन की और इसराइल की जंग लड़ी हुई है और उसमें बहुत सारी वो बातें पाकिस्तान को भी कह रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी को भी कहते हैं कि ये कुछ करते नहीं है ये वो। तो आप खिजर की बात सुने, पाकिस्तान ने जब भी कहीं से कोई हमें बुलाया है तो पाकिस्तान की फौज ने लबैक कहा है। और ये जो इसराइल की जंग की बात कर रहे हैं ना, इन्होंने तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताई। उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी वहां पे लड़ी, पाकिस्तान के मुजाहिद वहां पे लड़े और ये भी शर्त थी कि अगर खुदा न खास्ता वो पकड़े जाएं तो उनकी आइडेंटिटी भी नहीं वो बताते थे कि ये पाकिस्तानी है। इसी तरह पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स ने वहां पे बहुत काम किया था, दास्ताने रकम की हैं, बिल्कुल दास्ताने रकम की हैं। और उनके ऊपर भी एक थी कि अगर खुदा न खास्ता वो पकड़े गए तो वो कोई बैक नहीं करेगा उन्हें, क्योंकि आप ऑफिशियली नहीं बता सकते कि पाकिस्तान वहां पे इस तरह लड़ा है। तो बड़ी यार इस मुल्क के लिए खिदमत है फौज की, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों थोड़ा जज्बाती हुए में लोग। खैर एनीवेज मैं अपना इंटरव्यू बताऊं, मेरा भी बहुत कम इंटरव्यू में 3-4 इंटरव्यू है। उसमें मेरा एक हुआ था लाइट मैन का इंटरव्यू 2007 में। अच्छा। तो वो इससे मिलता जुलता था कि मैं भी ऑफिसर लेवल की पोजीशन के लिए गया था, टेलर के लिए। तो वो पूरा बैच था, वो कोई पता नहीं कोई 40,000 लोगों ने उसका टेस्ट दिया था, फिर वो पास हुआ, फिर वो इंटरव्यू के लिए 2-250 लड़का मुल्तान गया। तो मैं जब एंटर हुआ ना तो उसमें सेंटर में गोरा चिट्टा अच्छी उम्र का बंदा बैठा हुआ, वो उनका कोई हेड एचआर था तब। ठीक है। और एक उनके साथ तब रीजनल हेड बैठे हुए थे और एक कोई इस तरह का और था। इनके मैं तो देख के घबरा गया, इतने वो जिसको कहते हैं बाबू टाइप लोग। तो उन्होंने इंटरव्यू किया, मेरा था रोल नंबर 2, यानी कि पहले एक लड़का गया, वो कोई आधे मिनट पौने मिनट बाद वापस आ गया। अच्छा। और एकदम से मेरा, तो मैं भी खैर मैं गया, तो मेरा खैर इंटरव्यू हुआ, उन्होंने पूछा क्या करते हो ये वो फलाना ढिमकाना। तो एंड में उन्होंने पूछा कि एनीथिंग एल्स यू वांट टू से। तो मैंने उन्हें कहा सर आई नीड इट एंड आई डिजर्व इट। तो वो सेंटर में जो एचआर का बंदा बैठा हुआ था वो कहते हैं कि बेटा नीड की तो समझ लगती है, डिजर्व की कैसे नहीं समझ लगती कि आप बहुत कॉन्फिडेंट, आप ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट में कॉन्फिडेंट। खैर वहां पे एक बात चली और मुझे मैं जब निकला ना इंटरव्यू देकर, फिर मुझे पता था कि मेरी जॉब हो जानी है। आपको वाइब्स आ जाती हैं, कुछ इंटरव्यूज ऐसे होते हैं कि वाइब्स आ जाती हैं। और फिर खैर मैंने लाइट ज्वाइन की और ये वो। आप कुछ कहना चाह रहे थे? बस मैं यही कहना चाह रहा था, देखें वहां से खुशहाली बैंक का सफर शुरू हो गया। सही। और सुपरवाइजर थे मेरे अता मोहम्मद राजा साहब, मैं उनको याद करूंगा, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में, जिनके बाद मैं थीसिस कर रहा था। व्हेन आई टोल्ड टू हिम कि जी मेरा इस तरह जॉब हो गई है, लेटर मुझे आ गया, तो आगे मेरी स्टडीज का कैसे? तो ही वाज काइंड एनफ, उन्होंने कहा कि स्टडीज भी साथ चलेंगी, आप जॉब शुरू करें, जॉब इतनी इजीली नहीं मिलती, आप कंटिन्यू करें आपकी थीसिस, आप बस मुझे वीकेंड्स पे और कुछ उन्होंने अरेंजमेंट्स बना दिया कि ये टाइम दें रिसर्च में, मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा। आपकी पिंडी भटिया रिसर्च स्टेशन पे मैंने कुछ प्लॉट्स वगैरह और सर्च वगैरह लगाई हुई थी, राइस के ऊपर कर रहा था, तो उसमें उन्होंने मुझे सपोर्ट भी दी, बना भी दिया। तो मीन्स कि उनकी मदद के साथ फिर मैं अपना डिग्री भी कर सका और मैंने जॉब भी कंटिन्यू कर ली। खुशहाली बैंक ज्वाइन कर लिया जी। मियांवाली में मेरी ट्रांसफर हो गई, होम स्टेशन था, करीब ही था मेरे गांव से मियांवाली।
तो बड़ा जिसको कह लें हनीमून पीरियड था माइक्रो फाइनेंस का। वो रिस्पेक्ट बड़ी थी माशरे में, जब हम जाते थे फार्मर से मिलते थे, दे गिव अस वेरी हाई रिस्पेक्ट के जी हमारी मदद के लिए डोर स्टेप पे बंदे आए हुए हैं। इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज्यादा थी। अच्छी ट्रेनिंग के बाद आप माने कि खुशहाली ने वो बैजेस महीना 15 दिन निबाफ यहाँ पे ट्रेन करके और बड़े अच्छे तरीके से उनको सिखा पढ़ा के और फिर भेजा। और उसके बाद फिर वो 6 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होता था जिसमें आप काफी सारी जगह घूमते थे। 3 महीने के बाद आप वापस निबाफ आते थे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, 3-4 दिन रिफ्रेशर होता था, फिर आप नए स्टेशन पे चले जाते थे। तो 6 मंथ्स हमने सिर्फ लर्निंग की, हमने उसमें एक्टिव अभी अपने पोर्टफोलियोज नहीं बनाए। बिल्कुल इस तरह से एमटीओस के सेशन होते थे कमर्शियल बैंक में, वो 6 माह अब आप देखें ना, जब हम देखते हैं ना अब इस वक्त इंडस्ट्री को, तो सारी की पोजीशंस पे और खुशहाली बैठे हुए हैं। ये वो ब्रीड थी उस वक्त, और उस वक्त मास्टर्स डिग्री मैंडेटरी था इनिशियल पोजीशन के लिए, ग्रेजुएशन नहीं मास्टर्स था। एमबीए उसका आईबीए का टेस्ट और इंटरव्यू में हेड्स बैठते थे और तो चांट फटा के बंदा ले रहे थे, फिर उसकी मेंटोरिंग ग्रूमिंग मेवाली ज्वाइन कर लिया। बड़ा मजे का एक्सपीरियंस, उठवार जीप मिल गई, उसके बाद रेजिडेंस वहां पे थी, सारे एक जैसे हम ख्याल सारे। तो हम रात दिन वो एक हॉस्टल वाला माहौल वहां बन गया, दिन को जॉब की, शाम को इकट्ठे वहां पे हुए, काम भी किया, गपशप भी लगाई, टीवी इकट्ठे देखे, घूमे पे। तो इतना मजे का मतलब वो टाइम के कहीं और फिर देखने की सोचने की जरूरत नहीं पड़े, माइक्रो फाइनेंस को ही अपना लिया। सही। फिर वो जो लोग थे जब उनको, अब मुझे एक छोटा सा किस्सा भी इसमें याद आ जाता है मियांवाली में ही, कि वो जो जिस चीज ने ये 20-22 साल का कैरियर मेरा ड्राइव किया है, जिन चीजों ने अंदर अभी तक वो आग कायम रखी है, एक ये वाकया उनमें से एक है कि हम उसको 10,000 रुपए का लोन देते थे और ग्रुप बना के लोन देते थे। 8-10 बंदों का ग्रुप होता था और उनको पर हेड हमारी 10,000 की सीलिंग थी। तो 2002-3 में 10,000 एक वर्थ अमाउंट थी, कुछ ना कुछ हो जाता था। आजकल तो आप यू कैन गेस के 60-65 रुपए का डॉलर था, इससे हिसाब लगा सकते हो, उससे भी कम था, उससे भी कम था शायद। अच्छा, तो वो हम, लेकिन वो लोन जो था ना वो बिजनेस लोन हम देते किसी कारोबार वगैरह के लिए। तो मैं एक ग्रुप बना रहा था, वहां बच रहा है एक जगह मियांवाली में वहां पे। तो उस ग्रुप में नया ग्रुप तश्कील हो रहा था, तो एक बंदा आके उससे जब मैंने उसका एलएफ भरने लगा और उससे सवाल जवाब किया, तो मैंने कहा आप कौन सा काम करते हो? तो ही सेड के जी मैं एक मेसन हूँ, मकान बनाता हूँ, बड़ ये जो मिस्त्री जैसे हम मिस्त्री है। हाँ। अच्छा, तो मैंने कहा यार आपको क्या जरूरत है पैसे की, आप तो कोई बिजनेस नहीं करना, हम तो बिजनेस के लिए देते हो, आप तो दिहाड़ीदार बंदे हो, तो आपको व्हाई यू वांट टू टेक दिस लोन, वेयर यू गोइंग टू यूटिलाइज इट? तो वो कहता है कि ये असल बात ये है कि मैंने 3 महीने पहले ये मैंने एक सूदखोर की रकम वापस करनी है। मैंने कहा डिटेल्स बताओ। कहते 3 मंथ्स पहले मेरी मदर की डेथ हो गई थी, वो बंदा बता रहा हूँ, और कुछ रस्म रिवाज ये जो फरसूदा हमारे खानदानी कि वो खाना भी करना है, अपने कपड़े भी देने हैं, देखें इन चीजें, तो उसकी वजह से मुझे पैसे चाहिए थे और मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैयत मेरे घर में पड़ी हुई थी। तो आई वेंट, उधर एक लोकल मनी लैंडर्स थे उस एरिया में, तो उनके पास मैं चला गया और उनको ये पता था कि इसकी कितनी बड़ी मजबूरी है। तो मनी लैंडर्स लोकल तो आपको पता है उनको मजबूरी के सौदे करते हैं, उसके हिसाब से रेट तय होता था कि जितना मजबूर है उतना हाई रेट। तो कहते हैं मैंने 10,000 रुपया वहां से लिया, जिसकी शराइ ये थी कि आई विल पे 100 रुपीज डेली उनको दूंगा जब तक वो पैसे मैं यकमुश दे ना सकूं। ये पैसे सिर्फ इंटरेस्ट की शक्ल में दे रहा था, 100 रुपए पर डे, और जिस अगर मैं 10,000 इकट्ठे उसको दूंगा तब वो लोन खत्म हो जाएगा। और ही साइड के मैं 3 महीनों के अंदर 9,000 रुपए दे चुका हूँ, लेकिन मेरी इतनी पसली है कि इकट्ठे 10 दे दूं, 10,000 उधर का उधर ही खड़ा। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात कहते हैं कि 100 रुपए कमाने के लिए मैंने अपने बेटा जो मैट्रिक में पढ़ रहा था वो नौकरी से छुड़ाया, उससे जाओ पढ़ाई से छुड़ा के वो मजदूरी, उस वक्त मजदूर की 100 रुपीज पर डे वेज थी एक मजदूर की। मैं तो वो कहता है वो 100 रुपए कमाता है, शाम को वहां दे के आता है। 3 महीने से वो मजदूरी कर रहा है पढ़ाई छोड़ के, तो ये 10,000 रुपए मिलेगा तो मैं जाके वो दे के वो खत्म करूंगा लोन, ये मेरा। तो मैंने उसको सैंक्शन कर दिया कि भले उसकी जॉब नहीं है जो कि अगेंस्ट दी पॉलिसी था, लेकिन कभी कोई चीजें ह्यूमैनिटी नहीं था, मैंने उसको दे दिया। और वो जी अगले दफा जब मैं विजिट पे 1 महीने के बाद ग्रुप मीटिंग फिर होती तो मैं आया, उसको मैंने ये भी कह दिया कि आप मीटिंग्स में ना आया करें, आप मजदूर आदमी में अपना काम करें, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द मंथली मीटिंग्स। लेकिन वो अगली मीटिंग में स्पेशल आया और उसने मुझे
बहुत दिल से शुक्रिया अदा किया। और उसने मुझे कहा कि मलिक साहब, मैं ये पैसे 10,000 रुपया वहां पे दे के आ गया हूँ, बेटे को मैंने वापस स्कूल में डाल दिया है, वो अब अपनी पढ़ाई कर रहा है और हमारा मतलब काम चल रहा है। और ये जो मैं आपसे लिया है इसके सिर्फ 926 रुपीज इंस्टॉलमेंट होती थी, और वो उसके मुकाबले में बहुत कम सरचार्ज था जो वो उसको दे रहा था। तो ये मैं बहुत इजीली अपनी मेहनत से दे सकता हूँ। तो इस तरह के वाकयात जो है ना, ये अभी तक जहन में ताज़ा हैं। ये जो ना मिसालें हैं ना, ये अंदर आपके ना एनर्जी अभी तक कायम रखती हैं चीज़ें। अब उस तरह की माइक्रो फाइनेंस जरा कम हो गई है, मैं फ्रैंकली आई एम कमर्शियल ज्यादा हो गई है चीजें। अब उस तरह के क्लाइंट्स भी नहीं रहे और उस तरह के मतलब बैंक्स भी नहीं रहे, स्टाफ भी नहीं रहा इस जज्बे के साथ। लेकिन अभी भी है, कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं। चीजें हर बंदे के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, बट ये वो शुरू दिनों का मेरा एक्सपीरियंस है जो अभी तक मेरे दिल में ताज़ा है। और मैं अपने आप को ना अगर इस बारे में कुछ अपने आप को थपकी देता हूँ, कुछ चीजें जिसको कहते हैं ना अपनी एक अच्छा काम कर रहे हैं या कर रहे थे, अभी भी मैं अच्छा बहुत सारी मिसालें हैं। तो ये तो एक मिसाल है। और बाकी लोग जो सक्सेस स्टोरीज लॉट ऑफ, तो ये वो दौर थे जब हम इन चीजों पे गौर करते थे और सीखते थे। तो 4 साल ऑलमोस्ट मैं मेवाली था जी, और उसके बाद फिर प्रमोशन होके नारोवाल चला गया। अब आप देखिए आजकल के नई नस्ल को मेरा मैसेज भी है कि हम चाहते हैं कि जी घर के अंदर ही सब कुछ मिलता रहे, और जो है ना जिस तरह वो पौधा गमले में लगे उसी गमले में हम जवान हो जाए। हालांकि उस पौधे ने गमले से निकल के ना किसी क्यारी में लगना होता है, और क्यारी से निकल के खेत में भी लगना होता है, और तब जाके वो बड़ा दरख्त बनता है। तो मियावाली से ऑल टुगेदर जब मेरी प्रमोशन हुई तो वो हो गई नारोवाल। आप जानते होंगे मियावाली ये तो वेस्ट कॉर्नर ऑफ पंजाब, नारोवाल इज ईस्ट कॉर्नर, वो इंडिया वाली साइड पे। दोनों के कल्चर में जमीन आसमान, लैंग्वेज का जमीन, हर चीज डिफरेंट। और मुझे ये भी नहीं पता नारोवाल है किस साइड पे। तो फादर अल्लाह उन्हें जन्नत दे, उनको प्रमोशन का भी पता लगा, खुश हुए, बहुत खुश हुए। और नारोवाल का पता लगा तो बिल्कुल मैंने कहा जी नारोवाल। तो अब उनका रिएक्शन देखें। जो मैं बात ना पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहूंगा कि हम अपने जब बच्चों को ग्रो कर रहे होते हैं तो उनको चैलेंज देना सिखाएं। अगर हम उनको चैलेंजेस में उनको करेंगे ना कि नाजुक बना देंगे या चैलेंज अवॉइड करना उनको सिखा देंगे, तो फिर वो इसी तरह चलेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसमें क्या परेशानी वाली बात है, नारोवाल ये सामान तुम्हारा बंधवा दूंगा, और इधर से गाड़ी में बैठो सरगोदा, गाँव से सरगोदा हमारा डिवीजनल हेडक्वार्टर था, सरगोदा से गुजरावाला वाली पकड़ो, गुजरावाला से नारोवाल भी पकड़ लो, ये नारोवाल। और उन्होंने कहा जी मैंने 65 की जंग जो है ना वो नारोवाल सेक्टर में, जफराबाद सेक्टर में लड़ी है, तो मेरे तो हाथ के लकीरों की तरह नारोवाल गुड प्लेस, जाओ। तो मैं ना अभी भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये जो, अगर उस वक्त वो ढीले ढीले पड़ते ये करते बस, फिर वो मेरे ध्यान में तो नारोवाल चला गया जी। वहां पे नारोवाल क्या प्रमोशन हुई थी? नारोवाल में उसको उस वक्त CSS कहते थे, कस्टमर सर्विस सुपरवाइजर, जो बेसिकली ब्रांच मैनेजर। अच्छा, मैनेजर टाइप बन गए, फिर वहां मैनेजर बन गया, नारोवाल चला गया। और अब नारोवाल जब मैं शाम को, पहला दिन था मेरा, दोपहर को मुझे मेरे उस वक्त एरिया मैनेजर आसिम अनवर साहब थे, वो खुशहाली बैंक, ही लेफ्ट। वो मुझे एक आसिम अनवर अभी भी आए हैं जी हमारे जो भी उन्होंने रिटेल सेल, तो उस वक्त एरिया मैनेजर ये अच्छा ये पुराने आपके ये पुराने, अच्छा ओके ग्रेट, गुजरावाला के एरिया मैनेजर थे। तो मैंने इनको रिपोर्ट किया, ये मुझे अपने गाड़ी में लेके और नारोवाल छोड़ के टीम से इंट्रोड्यूस करा के तो वापस आ गए। अब शाम हुई, 5 बजे का छुट्टी का टाइम हो, तो एक एक करके सारे नारोवाल स्टाफ जो है टीम जाने लगी, तो चले गए। एक्टिंग जो इंचार्ज ना जब वो भी जाने लगा ना, तो मैंने कहा यार आप तो चले जाओगे, मुझे बताओ मैं किधर जाऊं। मैं तो आज मेरा पहला दिन नारोवाल, आप सारे जा रहे हो, ड्राइवर भी चले गए, बैंक को ताला लगा, मैं किधर जाऊं? मुझे नहीं पता आप किधर, आपने कोई होटल वगैरह कोई है? मैंने कहा यार कोई मुझे तो नहीं पता। तो चल कहते हैं सर इधर तो कोई होटल शोटल कोई नहीं है, तो छोटी सी जगह है यहाँ पे, तो अड्डे पे एक वो ट्रकों वाला टाइप होटल है, ड्राइवरों का होटल। अच्छा, मैंने कहा वही दिखा दो। जब वो गया तो देखा तो वो तो किसी हालत नहीं थी, वो सही नहीं था। अच्छा, वो बार बार घड़ी देख के थे, मैंने सब गुजरावाला जाना है और आखिरी गाड़ी निकल जाएगी, और मैंने कहा यार आप जाओ गुजरावाला, मैं जानू मेरा काम। वो तो चला गया। अब मैं था, एक पुठवार जीप जो बैंक की तरफ से होती थी, और ड्राइवर था, उसको भी अभी मैं शुक्र अदा करता हूँ, अच्छा बंदा था। उसने नहीं कहा कि मैं जाता हूँ, उसने कहा सर आपको किसी ठिकाने लगा कि किसी जगह पहुंचा के मैं जाऊंगा। इरशाद उसका नाम था, शकरगढ़ से वो था।
फौजी रिटायर्ड, तो फौजी डिसिप्लिन भी बड़े होते हैं, तो डिसिप्लिन था। उन्होंने कहा सर आपको आप जब सेट होंगे फिर मैं जाता हूँ। उन्हें भी शकरगढ़ जाना था, उसको भी 40-45 किलोमीटर था और घड़ी को भी देख रहा था, बट उसने कहा कि नहीं, लेकिन उसने साथ नहीं पाया। साथ नहीं पाया। ग्रेट मैन ही वाज। तो अच्छा मैंने कहा चलो ये बताओ यार, ये बॉर्डर एरिया, आर्मी शार्मी इधर कोई होगी, तो इधर कोई आर्मी का कोई ऑफिस या कोई यूनिट कोई उसका हेडक्वार्टर है? तो उसने कहा रेंजर्स का है यहाँ पे हेडक्वार्टर। मैंने कहा ले जाए, रेंजर्स क्वार्टर चले गए हेडक्वार्टर। वहां पे मैंने कहा इधर आ गया वो सफाई, गाड़ी शाड़ी देखो, खैर गेट तो खोल दिया, पार्किंग में लगाई। उन्होंने कहा जी किससे मिलना है आपने? मैंने कहा इधर कौन इंचार्ज है? उन्होंने कहा जी कर्नल साहब है, को नाम लिया किसी कर्नल का, बट वो इस वक्त नहीं है, तो उनकी जगह उनके 2I जो सुबेदार मेजर है वो इंचार्ज है, वो बैठे हैं। मैंने कहा ले जाए। उधर गया तो वो करक के कोई पठान थे, सुबेदार मेजर था, वो बैठे थे। तो कहते हैं जी बाबू जी आपको किससे मिलना है, कैसे आए? मैंने कहा जी ये मेरा नाम है, मियांवाली से मैं हूँ। उसने मुझे उस सिपाही ने बता दिया कि करक के हमारे सुबेदार मेजर है, वो बैठे हुए हैं। उसने रवानी में उनका एरिया बता दिया था। तो मैंने कहा जी आपके पड़ोसी हैं, पता लगा है। तो ये मेरी पड़ोसी इन द सेंस कि डिस्ट्रिक्ट का मियांवाली करक ये सारे, हाँ वो इस तरह के तरीका कोई बना दिया जबरदस्ती का, क्या करना था, फ्रेंड्स वाले ये करते हैं। उसको थोड़ी सी अदा पसंद आ गई, और दूसरा आर्मी का भी बना लिया कि आर्मी से। तो कहते हैं प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा यार प्रॉब्लम ये है कि मैं प्रमोट होके आया हूँ और मुझे जगह चाहिए, रहने के लिए जगह नहीं है। वो कहता है जी रहने के लिए आपके लिए जगह नहीं है, कैसे हो सकता है, आप हमारे इलाके से आए। उसने उसी वक्त मुझे एक रूम वहां पे अरेंज कर दिया, जिसका 500 रुपीज उसने कहा कि इसके डेली, उस वक्त खैर वो एक्सपेंसिव था, बट उस टाइम के हिसाब से वही कह रहा हूं, 500 रोजाना, 500 रुपया जी इसके आपके चार्जेस होंगे। मैंने कहा यार अंधा क्या मांगे, 2 आंखें मेरे सही, मैं इस वक्त अब शाम को कहाँ जाता हूँ। तो रूम में मैं को 10 दिन रहा और फिर कोई निस्बतन इकोनॉमिकल और जगह ढूंढ ली। तो दैट वाज अनारो। तो ये स्टोरी थी कि वो अपनी रैश भी मुझे खुद ढूंढनी पड़ी। और तो ये सारी स्टोरीज है ना खिजर, जो आज मैं देख रहा हूँ खिजर एज अ बिजनेस हेड, जिसके नीचे गाड़ी भी है बहुत बड़ी, जिसके नीचे 2000 बंदा भी है, 2500, जिसकी मैं आपस में गॉसिप्स भी करते हैं कि जी इसकी तनख्वाह भी बड़ी ज्यादा होगी इस बंदे की, है ना। ये ऑफिसर लेवल पे सब लोग गॉसिप्स करते हैं कि बाबू बंदे इस्लामाबाद से आ जाते हैं, इनको क्या पता हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारी तनख्वाहें कम है, हमें मोटरसाइकिल पे फिरना पड़ता है, ये गाड़ियों पे आके हम फिर लेक्चर। तो ये सब मिसालें उन लोगों के लिए हैं ना यार, कि ये जो आज बंदा यहाँ पर बैठा है वो भी एक स्टेयर चेन से आया। और आपने वही बच्चा याद करा दिया तनख्वाह का, तो मैं बताता चलूं कि मियांवाली जब मेरी पहली अपॉइंटमेंट, तो तनख्वाह क्या थी 4500 रुपीज, 4500 तनख्वाह थी और 1500 रुपए फूड अलाउंस मिलता, तो 6000 रुपया। दिस वाज माय फर्स्ट, दिस वाज बैक इन 2000 अगस्त 2002 में 6000 तनख्वाह अगस्त में। और तनख्वाह तो 45, 15 फूड अलाउंस था, वो फील्ड में खाया पिया जाता था, 4500 रुपए टोटल बचता था। तो ये तनख्वाह थी। उसके बाद जब प्रमोट होकर मैं आउट स्टेशन गया, नारोवाल गया, और रैश वगैरह सारी खुद रखनी, सारा कुछ करना था, तो आई थिंक कि वही कोई 22-23 हजार रुपया टोटल तनख्वाह थी। और वो टाइम कौन सा था, 2006 की शायद बात होगी। तो कोई तनख्वाहें नहीं थी, लेकिन ये था कि जज्बा था और ग्रोथ हो रही थी, आगे बढ़ रहे थे, और कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट्स बड़ी अच्छी थी, ये सारी चीजें। तो ये नए जनरेशन को मेरा पैगाम भी यही होगा कि 2-3 चीजें होती हैं ना जो आपको फ्यूल करती हैं कैरियर के अंदर। उसमें नो डाउट फाइनेंसेस आर देयर, आपने घर चलाना है, आपके 100 जरूरियात है, लेकिन उसके साथ साथ जो ना एक कैरियर ग्रोथ और सेंस ऑफ अचीवमेंट, जिसमें आपको लगे कि आप कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो सोसाइटी में या अपने कंट्री के लिए, अपनी फैमिली में, कंट्री, तो आप कर रहे हो ना, वैल्यू ऐड कर रहे हो और आपके काम से कुछ फायदा हो रहा है, अब तो फिर आपके ना वो जज्बा बढ़ता रहता है और उसको फिर लेके चलना चाहिए। तो अगर मैं वैल्यू एडिशन देखूं तो नारोवाल ब्रांच बुरी सी हालत उसकी उस वक्त, और बुलेट की ब्रांच, सारा कुछ सेट किया, कोई किसी लिंग्विस्टिक इशू को नहीं आने दिया, कोई एरिया को नहीं। उस सबसे बड़ के जो थी ना कि वो मेरी पहली टीम थी टेक्निकली, एज अ सुपरवाइजर मेरी पहली ब्रांच थी नारोवाल। तो जो टीम वहां पे मेरे पास आई, आज वो सारे के सारे बड़े सक्सेसफुल। मुझे नवाज याद आता है, एरिया मैनेजर खुशहाली वो छोड़ के अभी आजकल अपना बिजनेस कर, तो एरिया मैनेजर तक पहुंचा। कमर याद है, तो उस टाइम की टीम अभी तक याद आती है मुझे। कैसर आता है आजकल SNGPL में बहुत बड़ा अच्छी पोजीशन पे है। तो दैट वाज माय सक्सेस के
जो उस वक्त के लड़के थे और फिर उन्होंने एक आर्ट टुगेदर डिफरेंट बैकग्राउंड से आए वो बनाने वाली साइड, मेरी लैंग्वेज उनसे टोटल डिफरेंट थी। उन्होंने मुझे कबूल भी किया और अभी तक उनसे राब्ते हैं। सही। 30 साल हो चुके हैं उस बात को, 18 साल हो चुके हैं, बट आई हैव उन कांटेक्ट। जब भी वो मिलते हैं ना तो वो अब बड़े भाइयों की तरह मतलब इज्जत देते हैं वो चीज। तो दैट इज दिस इज द सक्सेस ना। बिल्कुल सक्सेस। इसमें मैं भी लीडर्स आप कह रहे हो ना, ग्रेट लीडर वो क्या, सुपर लीडर क्या होता है? सुपर लीडर which डेवलप लीडर्स ना, वो सुपर लीडर वही होता है, बिल्कुल ऐसे लीडर्स पैदा करें। अच्छा, मैं राइट बैंक से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया ना फिर, उसके बाद खैर मैंने छोड़ के फिर तामीर बैंक मैंने ज्वाइन किया था। तामीर बैंक मैंने ज्वाइन किया था जुलाई में, और अक्टूबर में, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर 3-4 महीने बाद में ऑफिसर वहां था, बिल्कुल ना, हमारा रीजनल ऑफिस था, तो वहां पे सीआरओ की पोजीशन थी, नॉट चीफ रिस्क ऑफिसर बट इट वाज क्रेडिट रिस्क ऑफिसर ना। तो हम लोग ये अंडरराइटिंग वगैरह करते होते थे। तो मैं रात को, शाम का टाइम था, 8-1 बजे का, 8-8:30 बजे का, तो काम शाम से जब फारिग हो गया ना, हम लोग फिर दूसरे काम भी करते थे। वो टेलीफोन का बिल होता था, वो जब पीटी आया होता था ना, तो वो सारे बिल स्कैन करके हेड ऑफिस भिजवाते थे हम लोग अपने। तो वो तब वो नंबरों की डिटेल भी आ रही होती थी, तो वो 60 70 सफे के वो पूरे सफे होते थे बिल्कुल। तो वो फिर मैं स्कैन करके ना, वो स्कैन एक पेज करके, तो फिर वो हम लोग भिजवाते थे कि उसका बिल पे कर देंगी वो। तो मेरे बॉस होते थे नुमान मजहर साहब, जो बाद में फिर वो बिजनेस हेड भी बने तामीर टेलीनॉर के, और ये वो सारा। वो सामने बैठे हुए और मैं इधर स्कैनिंग कर रहा, तो वो मुझे पहले उन्होंने देखा, तो मुझे फील हुआ जैसे ना देख रहे हैं कुछ, होएगा कम से कम। अच्छा, मैं स्कैनिंग कर रहा हूँ, तो एकदम मुझे कहते हैं, यार फहीम तुझे बहावलपुर भिजवा दे। हैं? अब मैं स्कैनिंग कर रहा हूँ, 8-8:30 बजे का टाइम है, और 3-4 महीने हुए हैं आपको। तो मुझे लगा, अच्छा, तब हम लोग ना सैंपल बेस के ऊपर फील्ड विजिट भी करते होते थे थ्रू आउट पंजाब, कि 3 फाइलें होल्ड करके डिसीजन मेकिंग के लिए आई होती थी, तो वो होल्ड करके फिजिकली जाते थे, कस्टमर्स को देखते थे हेड ऑफिस से, रीजनल ऑफिस से। तो मुझे लगा शायद मुझे उधर भिजवाने लगे। वैसे उस काम के लिए वीओस रखे होते थे, लेकिन मैंने कहा बॉस भिजवा दे। तो मैंने कहा बॉस क्या विजिट्स वगैरह करने हैं? कहते नहीं, विजिट नहीं करना, वैसे ही वहां पे भिजवा दो तुझे। सर वैसे ही वहां पे क्या करने जाना है, मेरा कोई जाने वाला नहीं है वहां पे। तो मुझे कहते हैं कि नहीं यार, हम लोगों ने ये सोचा हुआ है, क्योंकि पंजाब बहुत बड़ा है, तो हम पंजाब को आधा तोड़ेंगे, कि आधा एक वहां पर हब बनाएंगे और एक लाहौर से हम लोग पंजाब को डील करेंगे। तो यकीन मानो कि सर मैंने सिर्फ ना कोई 3 सेकंड लिए सोचने के लिए, मैंने कहा सर भिजवा दें। मुझे कोई नहीं जानता था भावलपुर। तो खैर वो उसके बाद नवंबर में मेरी शादी हुई, फिर वो दिसंबर गुजरा, तो 1 जनवरी को, हम 4 जनवरी को फिर मुझे वो लेकर बहावलपुर गए, और ये वो सारा। तो लाहौर से एकदम बहावलपुर चले जाना एक बिल्कुल नया सफर था, कोई मुझे जानता नहीं था, लेकिन वहां से मुझे भी एक प्रमोशन मिली कि मैं ऑफिसर लेवल से एक मैं मैनेजर लेवल का बंदा 6 महीने में बन गया। तो आपको ग्रोथ लेने के लिए रिस्क भी लेने पड़ते हैं, और फियर्स खत्म होते हैं, आपके फियर्स खत्म होते हैं कि एक अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में आप जाके आप क्या करोगे। तो देखो, एक्सपीरियंस किस चीज का नाम है? एक्सपीरियंस इज नॉट द नेम ऑफ ईयर्स यू हैव पास्ड। एक्सपीरियंस तो उन एक्सपीरियंसेस का नाम है जो आपने गुजारे होते हैं ना। आप अच्छे बुरे एक्सपीरियंस, अच्छे बुरे इंसानों से मिलने के बाद, अच्छी बुरी सिचुएशन से गुजरने के बाद, हाउ यू हैव टैकल्ड दैट, हाउ यू हैव पास्ड थ्रू सक्सेसफुली दैट, हाउ यू हैव मेट दैट चैलेंजेस, ये चीज का नाम एक्सपीरियंस है। अगर वो कम है या वो नहीं आए, या आप एक ही किस्म के एनवायरनमेंट के अंदर लेके चलते रहे, तो फिर आपका मुश्किल हो जाता है। साल जितने भी हो जाए, फिर एक्सपीरियंस नहीं है, फिर आपका एक्सपीरियंस डाइवर्सिफाइड नहीं है। तो ये जरूर लेके चलना चाहिए, और खासकर यंग एज में तो आप इजीली बड़े मोबिलिटी होती है। अब मैं फैमिली लेके नारोवाल चला गया, मैं अपनी मियां वाली भी फैमिली रखी, नारोवाल भी फैमिली रखी, अपनी मिसेस को ले गया, फिर फैमिली रखी। ऑब्वियसली वो भी एक जिंदगी का, और उनको भी वो चीज भी मैनेज करनी थी। और फिर मैं मंथली, महीने डेढ़ में घर भी आता था, पेरेंट्स को भी अपनी शक्ल दिखाता था, वो गांव के मामलात वो भी सारे भुगताता था कि वो ये, तो वो सारी चीजें साइड बाय साइड, तो वो सारा कुछ करते थे। सही, तो सही। बस फिर अच्छा, वहां फिर आप बीएम टाइप बन गए? जी, मैं बीएम बन गया। तो फिर साल मैंने गुजारा। फिर अब देखें, वही जो बात की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने वाली, तो मैं बड़ा खुश था। वहां टीम मेरे साथ बड़ी जेल, और इवन के क्लाइंट्स मेरे साथ बहुत ज्यादा जेल हो गए थे। जो पहले जब हम वो रिकवरी फॉलोअप्स में रात को 10-10, 11-12 बजे टीम को लेके फिरता था, और वो टीम ने कहा कि जी ये तो बड़ा भर्डर एरिया है, यहाँ पे स्मगलर्स रात को फिर रहे होते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर है, तो वो सारा कुछ फिर रहे होंगे, लेकिन अब ये आलसी भी फिरेंगे ना। अगर स्मगलर फिर रहे तो अच्छे बंदे भी फिर ले रात को, तो क्या हो जाएगा ना। तो क्लाइंट्स ने जब देखा कि यार ये तो इतने इनके जज हो, तो फिर ऑब्वियसली वो लाइन पे आ गए देने वाली। और फिर
लोन उन्होंने क्या वापस किया, ऐसा बॉन्डिंग बन गई कि वो अपने पर्सनल मामलात भी मैं आपको बताऊं तो मेरे से मशवरा करने लग गए। नारोवाल के अंदर मुझे ऐसी एग्जांपल्स हैं कि उन्होंने कई ऐसी चीजों में एज अ बेटा मेरे से करके, कई लोग वो अच्छे खानदानी लोग थे, जमींदार थे तगड़े, उधर कुछ मशवरे कुछ चीजें तो मेरे से पूछने लग पड़ते थे कि यार एक अच्छा साड़ा बन तो वो हमें पढ़ा लिखा तो ये भी एक अचीवमेंट होती है कि आपकी सोसाइटी में हो जाए। खैर जी, तो बात मैं कर रहा था, वहां सेट था। फादर मेरे बीमार हो गए, शुगर उनको थी, उसकी वजह से उनके किडनीज पे इफेक्ट हुआ और डायलिसिस की तरफ बात चली गई। ही वॉज इन विलेज एट दैट टाइम। वो आखिर में रिटायरमेंट के बाद अपना जमींदारा लुक आफ्टर करते और गाँव की जिंदगी गुजार रहे थे वहाँ, मतलब बड़ा अच्छा सेटअप था और कुछ थे। बट वो ड्यू टू हेल्थ इश्यूज अब उनको किसी शहर में मूव करना था। नारोवाल में ये सहूलियात थी नहीं इधर एडवांस लेवल की डायलिसिस और किडनीज के रिलेटेड। तो फिर मैं उधर से रिक्वेस्ट करके, मैडम आमना हमारी रीजनल हेड होती थी, लाहौर बैठती थी, ये मैडम आमना वही है, मैडम आमना हसन जी, खुशहाली बैंक की। तो वो फिर मैं सियालकोट आ गया और सियालकोट में फिर फादर को साथ ले आया मैं। तो आखिरी उन्होंने जिंदगी के फ्यू मंथ्स मेरे साथ सियालकोट में गुजारे। फिर वो उनके टाइम अल्लाह को प्यारे हुए जुलाई 2007 में दोबारा सियालकोट में आ गया। सियालकोट में एक साल एक गुजारा। तो ऑल टुगेदर मुझे ना वो आपकी एक जब शोहरत बनती है आपकी तो फिर दूसरों की भी नजर पड़ती है। तो उस टाइम पे कश माइक्रोफाइनेंस बैंक को सियालकोट के लिए भी हम चाहिए। तो मेरे पे नजर पड़ गई उनकी और उनकी कॉल आई कि इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आ जाए। तो बस ऐसे ही मूड बन गया। 7-8 साल खुशहाली में हो चुके थे और मैंने कहा जरा चले। तो ये भी एक चीज है कि आपको आगे बढ़ने के लिए चेंज भी करना पड़ता है। 8-9 ये 2009 की बात थी। 9 की बात है। तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना भी पड़ता है। मैं कंफर्ट जोन में था, मेरे सीनियर मेरे साथ बहुत अच्छा, उनका मैडम आमना बिल्कुल एक बच्चों की तरह बल्कि उन्होंने हमें रखा हुआ था और शी वॉज वेरी वेरी काइंड एनफ। हमारी लीडर से ज्यादा हमारी समझ लें बहुत हमारे लिए एक बुजुर्ग की तरह थी। और ऑल्दो शी वॉज यंग बट उनका रवैया बहुत अच्छा था, बुजुर्गों की तरह हमारे मतलब प्यार करती। तो वहां से प्रमोट हो कुछ उधर चला गया इंटरव्यू के लिए कश में। एक ही दिन में एक ही इंटरव्यू में वहां भी सिलेक्शन हो गया, अल्लाह का शुक्र है। सियालकोट फिर कश का सफर शुरू होता है जो 2-1 साल के बाद फिनका बन गया। तो ब्रांच में 10 साल का सफर वहां का है फिनका का। ब्रांच मैनेजर, फिर वहां से एरिया मैनेजर, फिर रीजनल मैनेजर और फिर सारी जगह की मूवमेंट भी साथ साथ। मुल्तान भी गया, पिंडी भी गया, फैसलाबाद भी गया। तो ये कई जगह जहां पर भी जरूरत पड़ी इदारे को और मूव देयर। अच्छा, इसका मतलब है देखा जाए तो टेक्निकली तीसरा इदारा है ये वाला। तीसरा इदारा बहुत ज्यादा आपने वो शिफ्ट नहीं मारी, थोड़ा टाइम लगाया है। ये अच्छी बात है। आजकल ये भी थोड़ा कम होता जा रहा है ना ट्रेंड। लोग इवन 6-8 महीने लगाते हैं और कहते हैं बस चेंज करने दो। देखिए मैं ना इस पे मेरी आवाज क्या, तो देखिए ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये चीज है फहीम साहब के आपको एक ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है और आप जाते हो ना तो मतलब आपकी भी विल होती है तो आप उसको ज्वाइन करते हो, आपको हायर। तो फिर आपको ना वहां पे एक इम्पैक्ट दिखाना है, आपने क्रिएट करना है, वैल्यू ऐड करनी है। उसके बाद तो वो मेरे ख्याल से 5-6 महीने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। इतने में तो आप चीजों को समझते हो, चीजें करते हो। फिर उसके बाद पहले वो जिस तरह पंजाबी कहते हैं ना, पहले साल हट्टी फिर चट्टी फिर हट्टी फिर कट्टी। तो मतलब मीन्स कि शुरू का टाइम यू विल सेटल डाउन, फिर आप एक रिदम में आते हो, फिर उसके बाद अच्छी असल वैल्यू एडिशन मेच्योरिटी शुरू होती है। तो कुछ एम्पल टाइम चाहिए होता है 5 साल 4 साल 6 साल। बहरहाल ये एक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो उतना टाइम देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, जब आपको लगे कि यार फर्दर कुछ अब इसमें वैल्यू ऐड करने का मेरी तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ भी रुक गई है, चीजें नहीं हो रही, कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पा रहे, किसी भी वजह से कोई भी वजह, चाहे कंट्रीब्यूट आप कर नहीं पा रहे या एनवायरमेंट ऐसा नहीं रहा, तो फिर आपको आगे जरूर मूव कर जाना चाहिए। अच्छा सर, बिल्कुल आप यहीं से कैरी इसको रखिएगा। मुझे तो वैसे ये भी समझ नहीं लगती लोग 1-1 साल भी कैसे लगाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि मैं शायद स्लो हूँ थोड़ा सा। अब मैं जब इस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने तामीर में कोई 13 साल लगाए हैं, ठीक है, और उसके बाद मैंने फिर ये मूव किया। 1.5 साल तो मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे तो समझ नहीं लगी, या मैं स्लो हूँ, लोग बड़े फास्ट हैं। मुझे तो 1.5 साल, पूरे 2 साल तो लगे चीजें समझने में कि ये मेरे तो हाथ पले कुछ नहीं था। तो अब ये तीसरा 3 साल मुझे कंप्लीट हुए, राइट।
अब मुझे कुछ चीजें ग्रैब हुई हैं कि यार अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का एक मूड, तो मैं अब छोड़ जाऊं 1.5 साल बाद, मैं तो कुछ नहीं सीख के जाऊंगा ना, मैं कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ। तो आई एग्री यार कि कुछ टाइम चाहिए होता है ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, प्लीज। बिल्कुल, तो ऐसे ही है ना जी, वो जस्ट लाइक दैट स्टेयर्स हैं, आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो और आप अगर 2-2 4-4 कटी लांगोगे तो ऊपर तो शायद पहुंच जाओगे, बट आपका सांस उस वक्त फूला होगा, यू आर नॉट स्टेबल। तो अगर आपको रिदम से चलते जाओगे तो जरा ज्यादा बेहतर हो जाएगा, बिल्कुल सही, और स्मूथली जाएंगे आगे। तो ये चीज है बहरहाल। अच्छा, फिनका कब छोड़ा फिर आपने? एज रीजनल हेड छोड़ा था? फिनका मैंने रीजनल हेड छोड़ा, इसमें मेरा फैसलाबाद की सर्विस थी, मुल्तान थी, पिंडी थी। मैं पिंडी का रीजनल हेड था उस वक्त जब मैंने फिनका, तो 10 साल का सफर था मेरा वहां पे। उसके बाद फिर कुछ अपॉर्चुनिटी यू बैंक में आई, वो उस वक्त मैं रीजनल मैनेजर था, यहाँ पे रीजनल हेड की पोजीशन थी, जरा कैनवस बड़ा था, और उसी तरह सेम लाइक जिस तरह खुशहाली से, तो ये भी जरा ऐसे मूड आया, अप्लाई किया और कॉल आ गई इंटरव्यू की। तो बस वो एक ही इंटरव्यू दिया, तो जिंदगी में 3 ही इंटरव्यू दिए टोटल 3 जॉब है, 3 इंटरव्यू दिए। तो फिर क्वेश्चन मुझे आया, मैडम अमरीन थी इंटरव्यू में, जो हमारी उस वक्त चीफ थी, HR भी शायद वो देख रही थी और इस वाले से वो इंटरव्यू में थी। शी सेड के मतलब वही कि आप इधर क्यों आना चाह रहे हो, आप रीजनल मैनेजर तो हो, तो ये भी मोर और लेस उस तरह की पोजीशन है, और वो भी एक सेटल्ड बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है फिनका। तो बस मेरा सवाल जवाब यही था कि यार इट्स अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन जो फीलर आ रहा है, और जिस तरीके से, और जरा कैनवस बड़ा है, वो रीजनल मैनेजर की पोजीशन है, रीजनल हेड, और काफी कश्मीर तक और आगे तक बहुत ज्यादा बड़ा था। तो दूसरा ऑब्वियसली, और जिस तरह हमने कहा ना कि जल्दी मूव नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मूव टाइम के बाद जरूर करना चाहिए, जब आपको नहीं ठहर जाना चाहिए। तो फिर मैंने कहा शायद टाइम इतना हो चुका है अपना ये मूव। तो वो इंटरव्यू अच्छा हो गया, चीजें हो गई, और फिर कुछ टाइम बाद कॉल आ गई, तो रीजनल हेड नॉर्थ ज्वाइन कर लिया मैंने। अब देखे ना, वैल्यू एडिशन यहाँ शुरू हुई, वहां पे मुझे लग रहा था कि वैल्यू एडिशन थोड़ी अब स्लो डाउन हो गई है, चीजें मैंने कर ली, काफी कुछ देख लिया ना। फैसलाबाद रीजन बहुत बड़ा था, स्टार्टिंग फ्रॉम फैसलाबाद, पिंडी भट्टियां टू फोर्टाबाद तक, तो सारा मैंने चला लिया, ब्रांचेस खड़ी कर ली। फिर सियालकोट रीजन फिनका का था, उसके अंदर ये सारी ब्रांचेस, नए यूनिट्स खोले, कर लिए, हो गया ना। अब उसके बाद इधर आए तो यहाँ पे फिर नॉर्थ रीजन वाज एट स्क्रैच एट दैट टाइम। चंद ब्रांचेस थी, शायद 14 होंगी, 15 होंगी, और पोर्टफोलियो भी कोई 1 बिलियन की करीब टोटल GLP, और इसी तरह डिपॉजिट भी थोड़ा। तो इट वाज द स्टार्ट ऑफ दैट रीजन। तो फिर इसको मुझे इसमें इसको पिक्चर ड्रा करने का बड़ा मौका मिल गया, बड़ा कैनवस, फिर मेरे हाथ में ब्रश आ गया, और फिर ड्रा की, फिर पीपल हायर किए, टीम एग्जिस्टिंग को भी ग्रूम किया, नए हायर किए। तो दैट वाज मुझे मेरी मर्जी का काम मिल गया ना, टीम बिल्डिंग और टीम मेंटोरिंग और पीपल डेवलपमेंट। और तो फिर मैंने शुरू किया, और फिर नॉर्थ रीजन जो है, आपको आप बेहतर जानते हैं कि एक टाइम पे जो सबसे छोटा और बच्चा रीजन गिना जाता था, वो फिर सबसे बड़ा रीजन, नंबर्स भी और उसका वॉल्यूम भी और उसके पीपल की क्वालिटी, स्ट्रेंथ, अल्लाह का शुक्र है, दैट वाज एक्सीलेंट। और जब प्रेजेंटेशंस और जब कोई कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो वो चीज फिर सामने आती थी, दैट वाज द रियल सक्सेस। तो ये अच्छा, यही इसी का मैंने तो आपको चूंकि यहीं पे देखा है, एक चीज मैंने देखी है, वही कॉन्फ्रेंसेस हमने 21-22 में बहुत देखी है ना, वो जैसी भी थी, वो थोड़ी थी रोस्टिंग टाइप की, थोड़ी टफ थी, बट उस वक्त हालात ऐसे थे। लेकिन मैंने आपकी टीम में एक चीज देखी थी खिजर के, उसमें आपकी पॉपुलैरिटी बहुत है टीम्स में। मैं जब स्टेज पे आता है तो वो नजर आता है कि उसकी टीम बहुत ज्यादा क्लैप कर रही होती थी, बहुत ज्यादा शोर मचा रही होती थी। खिजर जब खड़ा है तो लोग इर्द गिर्द आ रहे हैं, तस्वीरें, पॉपुलैरिटी। हम और भी लोग देखते हैं जिनकी अपनी अपनी टीम्स होती हैं, बट शायद वो इतना पॉपुलर नहीं होते। तो खिजर, कौन सी ऐसी चीजें हैं आपके अंदर जो आपको पॉपुलर बनाती है, आपकी टीम्स के अंदर भी और आपके कोलीग्स में, आपके जो पीयर्स हैं उनमें भी पॉपुलर बना देती है, लोग आपको पसंद करते हैं या एज अ लीडर मानते हैं? क्या चीजें हैं, कुछ उसमें बताना चाहिए? इसमें मैं बिल्कुल जो मुझे लगता है वो बताऊंगा, और जो मुझे नहीं पता वो फिर टीम बताएगी, कभी आपका मौका मिला उनसे। देखिए, मैं एक चीज समझता हूँ कि टीम ना, जिस बंदे के साथ ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड होता है ना, तो फिर वो टीम आपको पसंद करती है। इट्स अ ट्रस्टफुल रिलेशनशिप। तो ट्रस्ट कैसे होता है कि जब आपके एक्शंस, आपकी बातें वो मैच करती हैं। ठीक है। व्हेन यू आर केयरिंग फॉर योर टीम, व्हेन यू आर टेलिंग कि मैं आपकी केयर करता हूँ, और मैं आपका
केस लड़ूंगा ये करूंगा, और फिर आप वो करते भी हो, तो फिर वहां ट्रस्ट बिल्ड होता है। when you stand with them in the thick and thin, फिर ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो जब आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है तो पहला तो पॉपुलैरिटी ये चीज यही है कि कॉल ऑफ फेल में कोई गैर दूरी तजाद ना हो, आपकी पर्सनैलिटी अंदर बाहर से एक जैसी हो। बाकी फिर इजी टू गो हो, टीम आपको अप्रोच कर सके, बात कर सके आप उनके साथ। वो कहते हैं ना, वो चीज आती है कि वो हल्का है यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म में आके बातल हो तो फौलाद है मोमिन। ये इकबाल का एक शेर है कि जब मौका आता है तो वो उस वक्त वो फौलाद होता है, और जब दोस्तों की महफिल होती है तो रेशम की तरह भी होती है। तो जब आपका प्रोफेशनली आप शायद कोई कभी साथ भी बैठे हो, लेकिन जब आपके कोई निजी महफिल हो, गपशप हो, मीटिंग, फिर आप जोक्स भी क्रैक कर, फिर उनको तो छोटे छोटे वाकया, छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो आपकी पॉपुलैरिटी बनती है। और पॉपुलैरिटी को अगर आप ना, मैं इसको बड़ा इस तरह लेता हूं कि अगर आप उसको एज अ पॉपुलैरिटी ले रहे हो ना कि मैंने पॉपुलर होना है, तो फिर वो चीज नहीं बनेगी। नहीं, ये खुद ये आउटकम होता है, ये आउटकम यू हैव टू वर्क ऑन द ड्राइवर्स। तो रिस्पेक्ट जिस तरह होती है ना, वो अर्न करनी पड़ती है, फॉर ग्रांटेड नहीं होती। तो यही चीज होती है टीम के साथ उसकी खुशी गमी में खड़े होना। और फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें मजे की चीज है, जो हम ये समझते हैं कि शायद अच्छी अच्छी बातें अगर टीम से करें और उनको अप्रिशिएट या अवगत करें तो शायद आप ज्यादा पॉपुलर हो जाते हो। नहीं होती हैं ये चीजें, बट अगर आप उनको डांट डपट भी करते हो ना, लेकिन उनको ये पता है कि यार ये मेरी बेहतरी के लिए हो रही है और ये मेरी किसी अना में नहीं हो रही है, कोई पर्सनैलिटी क्लैश में नहीं हो रही, इट्स अ थॉरो प्रोफेशनल, वो इस चीज को पसंद करते हैं। मैंने ये चीज नोट की है, जो अच्छे प्रोफेशनल्स हैं वो पसंद करते हैं कि यार हमारी इस्लाह हो रही है। अब आप अगर माजी में नजर दौड़ाएं ना, तो आपके ऐसे टीचर्स जिन्होंने आपने जरा सा क्लास में सर आज पढ़ने का मूड नहीं, उन्होंने कहा ठीक है जी जाए आज ग्राउंड में खेलें, जाए बैठ जाए गेम करें, उस वक्त तो बड़े अच्छे लगते थे। आज वो अच्छे लगते हैं कि जिन्होंने आपको पढ़ाया और उसकी वजह से फिर आप किसी मकाम पे, और जिन्होंने टेंशन ले के आपको पकड़ के कान से पढ़ाया, आज वो अच्छे लगते हैं। तो टाइम के साथ ये चीजें आपको रियलाइज टीम को होती हैं। तो मैं अगर अपना कहूँ ना, तो मेरी अगर आप टीम मेंबर से पूछेंगे जिन्होंने कोलीग्स या जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, इस चीज को नॉलेज करेंगे कि अगर मैं जितना कोई नरम था तो इतना सख्त भी था या हूं किसी भी सुस्ती के ऊपर, मैं फिर थोड़ी डांट डपट या वो, लेकिन दोनों हालतों में जो होता है ना कि उनसे जो मोहब्बत बैक साइड पे होती है वो उनको नजर आती है। बिल्कुल, ये तो ये मेरे ख्याल से लाइन होती है कि आप जब, क्योंकि मैं भी कुछ लोगों को साथ लेकर चल रहा हूँ, छोटी सी टीम मेरी भी है, आप डांट डपट करो, डांटो, बट उसकी इज्जत नफ्स को एक तो मजरूर ना करो। सेल्फ रिस्पेक्ट को आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। आप डांटे एज अ बड़ा डांटे, जिस तरह घर में बड़ा भाई डांटता है, जिस तरह बाप डांटता है, राइट। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना कि बिल्कुल नरम रेशे की तरह, और आहन, वो जो भी शेर, मुझे शेर नहीं आते लेकिन मुझे समझ है शेर की, और मुझे पता है। मैंने मीटिंग्स कुछ अटेंड की हुई है, जब आप 3 साल हो गए, 3.5 साल, अक्सर साथ बैठता हूँ, एकदम से अग्रेसिव भी हो जाते हो, है ना, सबको पता है। तो ये फिर मैं इसको अगर नेगेटिव बात करूं, चले मैं आपको अगर काउंटर करूं, तो ये तो पर्सनैलिटी का फ्लॉ नहीं होता कि या बिल्कुल ही नरम हो या बिल्कुल ही अग्रेसिव हो जाता है एक बंदा, ठीक है। तो इसको किस तरह लेकर चलते हो, इन दोनों एक्सट्रीम्स को? इनको मैं इस तरह लेके चलता हूं। देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने की कि चाहे अग्रेसिव हो जाऊं या नरम हो जाऊं, मैं समझता हूं कि मैं अपने कंट्रोल में होता हूं। ओके, बिल्कुल कंट्रोल। वो एग्रेशन जो होता है ना, वो कैलकुलेटेड होता है और वो फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस होता है, ठीक है, जिसके पीछे एक मकसद होता है करने का। वो कोई वक्ती इश्तियाल जो उबाल नहीं होता, या वो कोई ऐसी चीज नहीं होती। अच्छा। मोर और लेस, बाकी इंसान है, चीजें हो भी जाती हैं कभी, लेकिन उसके पीछे एक मकसद होता है और वो एक लेसन होता है। और ये अक्सर मेरे कई होंगे दोस्त या जो मेरे करीबी हैं, वो देखते हैं कि अभी तो आप फोन पे एकदम आपका तो अभी यूं रखा है तो आप बिल्कुल डिफरेंट हो। तो ये कोई अल्लाह का शुक्र है, कोई गॉड गिफ्टेड ही है कि मूड मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। तो मूड मैनेजमेंट मुझे जरा स्ट्रेंथ अपनी लगती है कि फौरी तौर पे अगर आपका मूड किसी वक्त ऑफ हुआ है तो फौरी ऑन भी हो जाए। ये बड़ा मुश्किल लगता है चीजें, कई बंदे उस मूड से निकलना है उनको मुश्किल लगता है, बट मुझे ये लगता है कि मैं बड़े जल्दी स्विच कर सकता हूँ
और ये इसके पीछे कई समझे कि यार कोई शायद कोई हिपोक्रेसी टाइप या दैट वाज नॉट लाइक दैट इज एज सिंपल एज आई एम सेइंग ना कि मैं अपने आप को कंट्रोल करके, क्योंकि उसके पीछे जो मकसद होता है ना वो हासिल करना होता है, और वो मकसद ये होता है कि जो प्यार से नरमी से मान जाए तो ठीक है, इस पे थोड़ी सख्ती करनी है तो फिर उसको टोन को सख्त भी कर ले। कई दफा कन्वर्सेशन में ऐसे होता है ना फहीम के आपकी बात बड़ी ठीक ठाक, अगला बंदा को ऐसी इरेशनल बात करेगा कि यू हैव टू, या आपने उसको प्यार से समझाना है कि यार ये ना करो, और कई दफा लगा कि प्यार से समझाना गुजर चुका है, अब आपको थोड़ा सा डोज देनी पड़ेगी, तो फिर आप इमीडिएटली उसको डोज देते हो। ये जरूरी भी होता है, इसको इस नहीं कह सकते कि हर वक्त अपने आप को कंट्रोल में बना रखे कोई, तो सेल्स का काम है, सेल्स के काम में सख्त भी ऊंचा भी बोलना पड़ता है, मूड को अग्रेसिव भी लेके जाना पड़ता है, आपने गुस्सा भी अपना दिखाना होता है, सब कुछ करना होता है। अच्छा, वो कैलकुलेटेड होता है, पर मैं वैसे कंट्रोल में होता है। अच्छा, वैसे मेरे अंदर भी कुछ चीजें हैं, वो खैर मैं तो नहीं यहाँ पे बता रहा, बट पॉइंट ये है कि मैं भी अगले बंदे को वैसे काबू कर लेता हूँ, चाहे वो उस तरह ना करूँ जिस तरह आप कर रहे हो, लेकिन हर बंदे के अपने अपने वो जिसको कहते हैं कि वो औजार होते हैं उसके पास, वो किस तरह लेकर। माशाल्लाह बड़ी सॉफ्ट पर्सनालिटी है, आप कर लेते हो। अच्छा, वो चेहरे के नकूश भी होते हैं, सॉफ्ट जेंटलमैन जी। ओके। अच्छा खिजर, से मैं बैकएंड का बंदा हूँ, मैंने हमेशा बैकएंड पे जॉब की है ना, और आपने हमेशा से फ्रंट एंड पे किया, तो मुझे ये लगता है कि फ्रंट एंड का बंदा और बैक एंड का बंदा विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी पर्सनैलिटीज भी वैसी ही डेवलप हो जाती है। जैसे बैक एंड के जो बंदे होते हैं वो दे आर अ बिट शाय कह लो, या उतने वो सोशल नहीं होते, या उनकी पर्सनैलिटीज उस तरह थोड़ी कंजर्वेटिव हो जाती हैं, एक खास माहौल में वो चार दीवारी में रहते हैं। सेल्स के बंदे बाहर निकलते हैं, हर बंदे से मिलते हैं जाके, उनकी बहुत ही वो जिसको कहते हैं उनकी सोशल सर्कल बहुत बड़ा होता है, पर्सनैलिटीज वैसी हो जाती हैं। डू यू एग्री कि आप सेल्स के बंदे हो, इसने भी आपको बहुत ज्यादा सोशल कर दिया है, बहुत ज्यादा वोकल कर दिया है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी ग्रूम कर दी है, रिलेशनशिप आपके बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू फहीम अरशाद जो कि शायद एक आइसोलेशन में रहा है, बैकएंड पे रहा है, लोगों से नहीं मिलता। ये होता है ऐसा, या बस मेरा ही ख्याल? ये होता है, नहीं होता है, मैं इस पे एग्री करूंगा। देखें, आप जिस तरह की कंपनी इख्तियार करें आपके ऊपर वो रंग चढ़ता है ना। अब हम ना चाहते हुए भी हमें सोशल होना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा, अभी मुल्तान का जो विजिट करके आए ये पिछला वीक, तो उसमें कुछ एक दो ये इसको कह लें ये इफ्तार पार्टीज, उस पर हम इन्वाइट हो गए, जाना पड़ा। वहां पे गए, राव साहब ने की हुई थी एक और, तो एक हमने कर लिया, कुछ इंडस्ट्री के बंदों को हमने बुला लिया, आसिम साहब ने, मैंने। तो ये जब इस तरह फिर आपको वो आपका दिल ना भी हो तो करना पड़ता है कई दफा। ये तो था बड़े इंटरेस्टिंग गपशप हुई और शुगर मैंने लगा, बट कई दफा आप थके हो या कुछ ना हो फिर भी आप जाते हो, जरूरत भी बन जाती है, फिर आप में वो लगन पैदा होने लग पड़ती है। फिर वो क्या होता है कि यू कांट स्टे अलोन। आपके इतनी, अब मतलब मैं आपको बताऊं, आप छुट्टी जो है ना मैं गुजारनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। कभी छुट्टी का दिन आ जाए, यार क्या आप घर में पड़ रहेंगे, कैसे गुजारेंगे, तो ये हो जाता है। 20-22 साल का टाइम है ना यार, वो मतलब आपकी इम्बेड हो जाती है ना, तो आपकी पर्सनैलिटी चाहे वो इसको क्या कह सकते हैं कि अलहदगी वाली भी है, बट इफ यू आपने कोई ऐसी जॉब सेलेक्ट कर ली, आप उसके मुताबिक ढल जाओगे, चीजें चेंज हो जाती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने पॉडकास्ट किया था, मैं नाम नहीं ले रहा, बट हमारे बैकएंड के ये कोलीग थे, तो मैंने जब उनसे पूछा तो वो उन्होंने कहा यार एक सैटरडे संडे मिलता है तो मैं घर में सुकून से गुजारता हूँ। तो ये फर्क है दो पर्सनैलिटीज में। सेल के बंदे को घर रहना मुश्किल, और हम हो जाता है उसकी जॉब हो जाता है, बट ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा चले, मैं सम अप करने लगा हूँ, और माइक्रो फाइनेंस का बंदा मेरे सामने बैठा हुआ है। यार माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में बड़ा ग्रो किया है ना, और बड़ी एक हाइप आई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने, बट पिछले कुछ सालों से 3-4 साल, अगर कोविड के बाद का जितना टाइम है, बहुत एक डाउनफॉल आया हुआ है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर पे। इसकी क्या वजह है? क्योंकि आप तो यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो इसकी क्या रीजंस है? हमसे अपने कस्टमर संभालने नहीं गए, कस्टमर ने हमें डिच कर दिया, हमने उनको ओवर इंडेप्ट कर दिया, हमसे कुछ गलत हो गया, मुल्क के हालात कुछ इस तरह के हैं। बेसिकली हुआ क्या है पिछले 3-4 साल में कि तमाम बैंक्स, तमाम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट सफर कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो आपको क्या लगता है इसके क्या प्रॉब्लम्स है, रीजंस है माइक्रो फाइनेंस के? देखें, इसके जो आप इस वक्त जो पीरियड गुजर रहा है उसकी बात कर रहे हो, इसमें दो चीजें हैं। एक तो हमारा जो कस्टमर रिलेटेड और जो सेल्स का काम है
और उसका इम्पैक्ट फिर बैंक के ऊपर पड़ता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। तो बैंक की अगर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चले जाएं और उसकी जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमाए माइक्रो फाइनेंस बैंक ने पास्ट में, और ग्रो किया, और फिर ब्रांचेस भी बनी और बंदे भी हायर हुए, सारा कुछ हुआ। हाँ। अब कुछ अरसे से बड़ा मतलब ये क्रंच आया हुआ है, रेवेन्यू क्रंच आया हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी के इश्यूज आए हुए हैं। तो इसके मुख्तलिफ रीजंस हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस महंगा हो गया। अभी जब माइक्रो फाइनेंस अब उस तरह सिंपल नहीं रहा जब आज से 15-20 साल पहले था। अब इसकी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीपल है, हाईली पेड इंडिविजुअल्स, मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर सारा। तो इसके साथ साथ कास्ट ऑफ फंड बढ़ चुका हुआ है। कई बार आप देख रहे हैं कहाँ चला गया, हम डिपॉजिट्स लेते हैं, अब वो ग्रांट्स और खुशहाली बैंक जिस तरह वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2% पे हो तो लेके, तो वो चीजें नहीं है। यू हैव टू रेज मनी, और मनी इज नाउ एक्सपेंसिव, गेटिंग मोर और मोर। और माइक्रो फाइनेंस का अलमिया ये है कि यहाँ पे रेट कॉन्शियस कस्टमर ज्यादा माइक्रो फाइनेंस में अप्रोच कर रहे हो, तो तुम्हारा कास्ट ऑफ फंड ज्यादा है, कास्ट ऑफ डू बिजनेस महंगा, और स्प्रेड्स जो है ना वो स्क्यूज हो रहे हैं बैंक्स के, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। एक साइड ये एक हो रहा है, सारे बैंक्स इसको फेस कर रहे हैं। तो उसके बाद दूसरी तरफ चले जाएं तो जो कस्टमर बेस है, जो हमारी जो रेवेन्यू बेस थी, जहां से आ रहा था एसेट पोर्टफोलियो कह लें, तो उसके अंदर ड्यू टू जिसको कहना एक अनड्यू कंपटीशन, अनफेयर कंपटीशन जो बैंक्स ने पिछले कुछ अरसे से लगाया, और एक भेड़ चाल हो जाती है ना, कोई एक साइड परफॉर्म करने लगती है, साढ़े उसकी तरफ चल पड़े, और फिर उसकी हमने कोई जिसको कह सकते हैं ना कि एसओपीज नहीं बनाए सारों के काम करने के, वो सारे जिस तरह जिसकी मर्जी है वो लेके चल रहा है। ओवर इंडेटनेस की आपने बात की, ये सारी उसी की शक्लें हैं। प्राइसिंग अप करते गए और चीजें, तो और अगर बुलेट्स अच्छा पे कर रहा है अच्छे, तो फिर सारे उस तरफ बुलेट्स की तरफ ब्रांचेस, और फिर वो वहां पे एक कंपटीशन जो है वो नेगेटिव तरह का होगा। क्लाइंट्स ने भी इससे प्ले करना शुरू कर दिया, एक ही घर में 10-10, 5-5, 4-4 लोन देने लग पड़े। तो ये सारा जो है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि कंपटीशन जो बढ़ा है, बैंक ज्यादा आए हैं, उन्होंने ज्यादा ब्रांचेस खोली हैं, तो ये तो ठीक था, मार्केट बहुत बड़ी है, कंपटीशन का इतना बड़ा इशू नहीं था, अनटैप मार्केट बड़ी है। लेकिन मसला आ रहा है कि न्यू क्लाइंट्स तक पहुंचने के बजाय उन्हीं एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के अंदर चीजें घूमती रही। वही क्लाइंट हमने बनाए, नया को बैंक आया तो उसने भी उन्हीं क्लाइंट्स को पकड़ना शुरू कर दिया, या उन्हीं फैमिलीज को, बजाय इसके उसको डाइवर्सिफाई करता। अब जिस तरह कोई एक नई, अब सोलर प्रोडक्ट्स की बातें हो रही, अब सारे उस तरफ जाएंगे, और वो फिर उसी एक ही फैमिली में या एक ही कस्बे में, एक ही जगह में वो सारे लोन होना शुरू हो जाएंगे। तो जिस तरीके से बुलेट पिट गया, और फिर इस तरीके से बाकी, तो ये जो चीज कह रहे हैं ना कि नए क्लाइंट्स ढूंढने के बजाय, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफाइड करने के बजाय, वो चंद कस्टमर उन्हीं के एक्टिविस्ट के थ्रू, तो ये चीजें आई मार्केट के अंदर। और फिर ये लावा जो पकड़ा था, ये अब अगले 3-4 साल में पटा है, और कोविड के बाद ये चेन टूटी है, और एक के बाद एक जो है ना बैंक वो प्रॉब्लम में आ रहा है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी रीजन चल रही है। उसके बाद फिर एक और बड़ी रीजन जो हमारे पास आ रही है माइक्रो फाइनेंस की चीजें, वो आ रही है क्वालिटी ऑफ स्टाफ। क्वालिटी जो मैंने आपसे बात की कि वो जो ट्रेनिंग और वो भी नहीं, वो चीजें कम हो रही हैं, जो एक ब्रीड को तैयार करना और फिर टाइम देना और उसके बाद उनसे काम लेना, वो ड्यू टू द जो स्ट्रेस है ना कमर्शलाइजेशन का, और जो रेवेन्यू क्रंच है, और जो मार्जिन की, तो वो इतना लेवरेज नहीं दे रहा माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को कि वो इतनी को अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर सकें टीम एचआर के ऊपर, और उनकी क्वालिटी और उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के ऊपर। तो फिर बंदा लिया, और फिर उसको हमने काम पे डाल दिया, और सेम लाइक दैट कि फौजी है, वो उसको जंग के दौरान भर्ती किया और बस सीधा पतला करके उसको जंग में भेज दिया, तो वो फिर कैसे लड़ेगा, कि बजाय इसकी कि उसको अच्छी सी ट्रेनिंग दे। तो वो एक पॉइंट भी आ रहा है जिसके अंदर, तो दिस इज लाइक दैट। तो ये जो एक रेस लगी हुई है, तो स्लम्प है। बाकी ना एक जेन्युइन फैक्टर्स, कुछ इकोनॉमिक सिचुएशंस आपके सामने हैं हमारे, बिल्कुल है ना। आप इन्फ्लेशन के हालात देख लें क्या बन गए हैं, बिजनेसेस किस तरीके से डाउन हो रहे हैं। एग्रीकल्चर देख लें, एग्रीकल्चर अब क्रॉप की बेशक स्पोर्ट प्राइसेस अब अच्छी हैं, चीजें जा रही, उधर से एग्री इनपुट्स की प्राइसेस भी बहुत अब चली गई हैं, तो मार्जिन्स, कस्टमर्स के मार्जिन्स भी स्क्वीज हो रहे हैं। तो ऊपर से कुछ दूसरे साल बाद कुछ प्राइसेस आ रहे हैं, फ्लड्स आ गए, उससे पहले टिड्डी दिल आया रहा। तो इस तरह की चीजें ना, ये सारे मिलजुल के ना फैक्टर्स ये कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ना, जो मेन बड़ी चीज जो मैं समझता हूँ ना, वो चीज आ रही है कि
एक कोई मुश्तरका एक कलेक्टिव विजन की बड़ी कमी है सारे बैंक्स की। हर बंदा अपनी अपनी चाल चल रहा है और वो उसके अंदर वो ये समझ रहा है कि शायद मैं बच जाऊंगा और दूसरे नहीं बचेंगे, बट ये नहीं समझ पा रहे हैं हम सारे एक कश्ती में हैं। आज अगर किसी एक बैंक को कोई सफर होता है तो वो घूम फिर के दूसरे पे भी आता है। पिलर्स है ना, एक पिलर गिरेगा बाकी पे बर्डन तो आएगा। ये चीजें। अच्छा फिर मुझे ये बताइए कि हम माइक्रो फाइनेंस के लोग हैं, आपने भी सारी उम्र उसमें गुजारी, मैंने भी मेजॉरिटी लाइफ उसमें गुजारी। मुझे लगता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को या बैंक्स को कोई रेगुलेटरी कुशन भी नहीं है कि अगर मेरा कस्टमर मुझे डिच कर रहा है, कस्टमर ठीक था, जो भी इश्यूज थे वो मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो मेरे पास कोई कुशन नहीं है कि मैं उस इदारे में जाके अब उस कस्टमर से पैसे निकलवा सकूं। हम माइक्रो फाइनेंस के लोग तो बैंकिंग कोर्ट्स में भी नहीं जा सकते, आई गेस ऐसे ही है नहीं जा सकते ना। तो रेगुलर कोर्ट्स में जाना तो बहुत लंबा प्रोसेस है एक। तो आपको नहीं लगता कि हमें ये हुकूमत को भी चाहिए कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को भी कोई कुशन दे, कोई रेगुलेशंस इस तरह की बनाए कि हम वहां पर जाएं उस इदारे के पास और जाके हम क्लेम कर सकें कि भाई ये मेरा बंदा है, ये पैसे नहीं मुझे वापस कर रहा, टाइमली मुझे उसकी मेरी सुनवाई हो। तो हम ये भी लैग कर रहे हैं थोड़ा सा। ये बिल्कुल देखें, माइक्रो फाइनेंस को ट्रेडिशनली ये समझा जाता है इट्स अ सोशल कोलैटरल थिंग ना, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप और उसके जरिए चलता है और जितना अच्छा होगा उसके साथ लाइजन होगा और ये मूव करता है। लेकिन अब टाइम के साथ साथ ना चीजें ऐसे हैं क्योंकि फाइनेंशियल बहुत ज्यादा इश्यूज पैदा हो गए हुए हैं और उसमें अब जब कैश फ्लोज वगैरह इन्वॉल्व हो गए हैं, क्लाइंट के कैश फ्लो बेस्ड हम लैंडिंग कर रहे हैं सारा कुछ, तो अब थोड़ा सोशल जो जिसको कहते हैं ना कि उसके ऊपर होली सोली सोशल रिलेशनशिप पे रिलाई करना वो अब नजर आ रहा है कि वो वर्क नहीं कर रहा, उस तरह वर्क नहीं कर रहा जितना आज से 15-20 साल पहले वर्क कर रहा होता था। तो आपको साथ साथ एक और कुशन होना चाहिए जो आप बात कर रहे हैं कि हमें एक ऐसी सपोर्ट की जरूरत है गवर्नमेंट की तरफ से जिसके अंदर दो तरह की सपोर्ट हो। नंबर 1 कि जब आप कस्टमर्स को अप टू द मार्क SOPs के मुताबिक और एक सेट पैटर्न के मुताबिक सही तरीके से उसको लोन दे रहे हो, और उसके बाद अगर वो कोई डिफॉल्ट वगैरह आ रहा है तो फिर हमारा क्रेडिट सिस्टम ऐसा हो, क्रेडिट कल्चर एनवायरनमेंट ऐसा हो कि वो फिर बंदा जो है ना अकाउंटेबल हो। वो कोई भी तरीका हो सकता है। अब आप देख लें, अब जिस तरह टैक्स वगैरह मुख्तलिफ चीजें टेलीफोन के बिलों में लगानी शुरू करनी है कि बिजली के बिलों में तो कि बिजली का बिल तो बंदे ने देना है, वो देगा, तो साथ साथ ये टीवी की फीस और ये सारी चीजें तो उसके ऊपर बाइंडिंग बन गई है कि उसने वो चीज करनी है। तो माइक्रो फाइनेंस को भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को कुछ लेके चलना पड़ेगा कि जहाँ पे डिफॉल्ट और चीजें विलफुली ड्राइव हो रही हैं तो वहां पे उनको सपोर्ट हो ताकि लोग जो है ना किसी ब्रैकेट में आए। नंबर 1। और उसके साथ साथ दूसरी चीज आ रही है गाय बगाए जब सिचुएशंस होती हैं तो बेल आउट पैकेजेस सही मैनों में, जिसमें ताकि ये इंडस्ट्री मूव करती रहे। जहाँ पे स्टेट बैंक ने अभी मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस वगैरह तो चेक किए, उनकी सही यूटिलाइजेशन उन पैकेजेस की, चाहे वो किसान बाली, फ्लड में, कोविड के दिनों में भी इनकी एक सही यूटिलाइजेशन और फिर इनकी जो है ना प्रॉपर जो है ना मॉनिटरिंग टाइप और ऐसा मैकेनिज्म भी हो कि यार इसका कोई, और फिर इम्पैक्ट एनालिसिस भी हो कि इसका फायदा कितना हुआ और क्या चीजें इसके साथ आई। तो थोड़ा इसको ना साइंटिफिक बेसिस पे इस सेक्टर को अब लेके चलना पड़ेगा गवर्नमेंट को, SBP को भी, और इवन के सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो बैंक्स खुद है उनके जो करता धरता है उनको बैठ के, और फिर हम लोग सारे जो मिडिल या टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, तो एक इमरानी मादे की चाहे जरूरत है कि इस सेक्टर को अब रिवाइव कैसे करना है। उसके अंदर सब सारी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, स्प्रेड्स कैसे मैनेज करने हैं, रेट्स। अब देखें, अब एक भेड़ चाल चली रेट्स की, हमने ये जो डिपॉजिट के रेट्स 22, 23, 24%, 25% पहुंचा दिया, 25.5 पे पहुंचा दिया। अब कस्टमर इधर से उठ के दूसरे पे उधर 25 मिल रहा है, 26 मिल रहा है। अब आपके 22 वाले 23 वाले के पास फिर कौन आएगा? तो ये एक रेस लग गई और इससे कॉस्ट ऑफ फंड कहाँ की कहाँ चली गई। तो इन चीजों पे ना थोड़ा सा कलेक्टिव अप्रोच लेके चलनी पड़ेगी अगर सेक्टर रिवाइव करना है, और पॉजिटिव विजन के साथ जिसमें ना विन विन हो सबके लिए विन विन हो, सारे स्टेक होल्डर्स के विन विन हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। खैर बस लास्टली यार आपको बहुत सारे लोग ऑब्वियसली सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग आइडियलाइज भी कर रहे होंगे एज अ लीडर, एज अ बॉस, ये वो। तो क्या कहना चाहते हैं अपने उन बच्चों से, उन लड़कों से, लड़कियों से, उन स्टाफ मेंबर से जिन्होंने रिसेंटली
बैंकिंग स्टार्ट की है, खासकर माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग स्टार्ट की है, अभी उनको साल 6 महीने 2 साल 3 साल हुए हैं, उनके लिए लास्टली क्या मैसेज है आपका कि वो क्या करें, क्या उनके अंदर स्किल्स पैदा होनी चाहिए, क्या क्या वो करें कि वो भी ग्रो करें? माशाल्लाह जिस तरह आपने एक पोजीशन अल्लाह ने आपको रिस्पेक्ट दी है, वो भी ये सब कुछ एंजॉय करें, इज्जत के साथ अपना कैरियर जो है वो लेकर चलें। देखिए, मैं तो बिल्कुल क्लियर मैसेज देना चाहूंगा कि जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है लर्निंग की। आपने एक नया काम शुरू किया, पहले तो बाय कोर ऑफ योर हार्ट इसको अडॉप्ट करें एज अ टाइम पास या ऐसी चीज कैरियर को ना लेके चले। कैरियर आपने चूज किया, फिर आपने उसके अंदर ग्रो करना है, ये तो पहले तो ये मान बनाए। उसके बाद लर्निंग का टाइम आता है कि आपने फिर लर्न करना है। लर्न सिर्फ किताबों से नहीं होगा, लर्न सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं होगा, एक्सपीरियंस से ऑब्जर्वेशन से जो जो लर्निंग के आपको मौके मिल सकते हैं, अपने सीनियर से जब गपशप होती है, आपके कोलीग से, अपने क्लाइंट से, सारों से, तो लर्न करें, अपनी चीजों को समझिए जो आप कर रहे हो काम। उसके बाद आप जो आगे ग्रो करना चाहते हो तो जिस पोजीशन के लिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को लर्न करने की कोशिश करें। जो नई इनोवेटिव थिंग्स आ रही हैं, डिजिटल आ रहा है, इस तरह की चीजें जो माइक्रो फाइनेंस के अंदर कुछ जिद्दत आ रही है, कुछ नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं, कुछ नई वे ऑफ डूइंग बिजनेस आ रहा है, उसकी नो हाउ करने की कोशिश करें। टेक्नोलॉजी के साथ अपनी लव मोहब्बत को बढ़ाएं और उसको टेक्नोलॉजी को एज अ कंस्ट्रक्टिव पर्पस भी उसको सीखना शुरू करें। और उसके साथ साथ ना डिसिप्लिन हो, थोड़ा सा डिसिप्लिन अपना इम्प्रूव करके, और फिर स्काई इज द लिमिट जी। इस वक्त भी भले लगे कि जी बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो गई है, बैंक्स में अमला बहुत, अवाम बहुत है और सीट्स कम होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जब जाते हैं ना किसी पोजीशन के लिए, बंदा ढूंढने के लिए, तो फिर अच्छा बंदा भी नजर नहीं आता। जो इन क्वालिटीज को, जो मैंने चंद बातें की कि जब उससे बात करें तो उससे जब सवाल करें तो ऐसे हमें फर जवाब दे, जो उसके लेवल के जो भी क्वेश्चन है। अब इसलिए आप किसी ब्रांच मैनेजर की पोजीशन के लिए उससे कुछ सीईओ के सवाल तो नहीं करोगे, जो उससे क्वेश्चंस करेंगे वो उसका जवाब दे सके और उसके अंदर वो एनर्जी और वो पैशन, तो ये चीजें आप करोगे, स्काई इज द लिमिट। कोई सैचुरेशन नहीं है। आपने अगर आगे बढ़ना है तो फिर आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा, कोई चीजों में एक्सेल करना पड़ेगा, वो चाहे नंबर्स हैं, चाहे आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं, चाहे आपकी नई टेक्निक्स लर्निंग है। You have to get prominent from the slot in which you have to be a step ahead। आपको आगे होना पड़ेगा। बिल्कुल सही है जी। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के ऊपर ठीक है थोड़ा सख्त वक्त आया हुआ है, बट ये इंशाल्लाह निकलेंगे इसमें से। और ये देखिएगा फिर दोबारा से इंशाल्लाह जिस तरह एक हमारा बूम आया था, दोबारा से बूम आएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, बीइंग माइक्रो फाइनेंस प्रैक्टिशनर, ज्यादा काम करना है, ज्यादा मेहनत करनी है। बजाय इसके कि हम अब इधर उधर देखना शुरू कर दें। इस घर ने हमें पाला है 18-20 साल, तो अब ये टाइम है कि हम इसके लिए कुछ करें, रादर ये हमारे लिए करता रहे। और हम कहें यार मैं इंडस्ट्री चेंज कर लूं, मैं उधर चला जाऊं, नहीं, दिस इज द टाइम कि अब हमें इसके साथ खड़े होना है। ले जी खिजर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, और थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, स्पेशली फॉर दिस शीर माल और ये जो भी सवैयां हैं ये मैंने खाई हैं। तो जनाब ये थे खिजर साहब, और खिजर साहब के साथ चाहते तो हम घंटा और बात कर सकते थे, लेकिन जाहिर बात है टाइम की लिमिटेशंस होती है। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फिर कभी खिजर से दोबारा हम लोग सिटिंग जरूर करेंगे। बस जी आज के लिए इतना ही, और इसी नोट के साथ कि आप लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे और कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो आपके गुजर जाने के बाद भी याद रखा जाएगा। बस जी इसी के साथ मुझे दे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।